हेलो स्टूडेंट्स, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है न्यूक्लियस। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा न्यूक्लियस। आज हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन क्या क्या हैं वो समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस। सबसे पहले हम देखें इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो हमें ध्यान रखना है कि इसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसकी डिस्कवरी की थी अर्ली टू 1831, अर्ली एज 1831, मतलब 1831 से पहले ईयर दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि 1831 से मतलब पहले ही रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करती थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करती थी। और इसके बाद में न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद में एक साइंटिस्ट और हमें ध्यान रखना है, वो है फ्लेमिंग। साइंटिस्ट का नाम क्या है? फ्लेमिंग। इसने क्या बताया कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, कुछ ऐसा हम बोल सकते हैं कि मटेरियल मिलेगा जो एक बेसिक डाई से स्टेन होगा। तो न्यूक्लियस में हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा मटेरियल मिलेगा जो बेसिक डाई से स्टेन होगा, और उसको नाम दिया क्रोमेटिन। बेसिक डाई से क्या होगा, स्टेन होगा, और उसको नाम क्या दिया, क्रोमेटिन। और ये बताया किसने था? फ्लेमिंग ने। तो सबसे पहले हमने देखा कि दो साइंटिस्ट के नाम, एक तो है रॉबर्ट ब्राउन और एक है फ्लेमिंग। तो ये तो कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन होगी जो हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद में हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। तो जो न्यूक्लियस है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। मतलब कितनी मेम्ब्रेन मिलेगी हमें इसमें? डबल मेम्ब्रेन। अगर आपने इससे पहले के जो लेक्चर मैंने लगाए हैं वो देखे हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि हमने पहले भी कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल देखे थे जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड थे, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे ही न्यूक्लियस भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको बनाएं तो कैसे बनाएंगे? मान लो एक सेल है, सेल में हमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, और वो भी कैसा होगा? डबल मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेन बना देते हैं हम यहाँ पे न्यूक्लियस की। तो ये मैंने जो न्यूक्लियस बनाया है इसमें अब आप देख रहे हो कि मैम ठीक है आपने डबल मेम्ब्रेन तो बनाई है, बट बीच में मैंने एक ऐसे भी स्पेस बनाया है जहाँ पे ये मेम्ब्रेन जॉइंट हो जा रही है और कुछ पोर बन जा रहा है। तो हाँ, ये जो मेम्ब्रेन होती है वो वैसी होती है कि कुछ जगह पे क्या होती है कि जो ये डबल मेम्ब्रेन होती है वो जॉइंट हो जाती है और वहाँ पे एक पोर बना देती है, जिस पोर को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। तो ये तो क्या हो गया, न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेन लिख सकते हैं हमें यहाँ पे, डबल मेम्ब्रेन हो गया। और बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर पोर। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर पोर। और जो बनता कैसे है कि जब दोनों मेम्ब्रेन आपस में एक दूसरे से जॉइंट कर जाती है तो वहाँ पे जो स्पेस बन जाता है उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर पोर। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होगा उसे हम बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो जो आपको ये स्पेस दिख रहा है ये क्या हो जाएगा? इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस हो गया, और हमने देख लिया डबल मेम्ब्रेन हो गया, और क्या हो गया कि बीच में न्यूक्लियर पोर हो गए। और ये जो पोर मतलब ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है वो अराउंड होता है 10 to 50 नैनोमीटर। डेटा भी याद रख सकते हो आप, 10 to 50 नैनोमीटर के अराउंड क्या देखने को मिलता है हमें? ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस देखने को मिलता है। अब जब डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे जो सेल में फ्लूइड होगा उसे हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। एंड जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड फिल होगा उसे हम बोल देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो सेल में फ्लूइड भरा हुआ उसे तुमने बोल दिया साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड भरा हुआ उसे हमने बोल दिया न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना वो क्या करती है, हम बोल सकते हैं कि बैरियर का काम करती है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में। क्योंकि बीच में मेम्ब्रेन आ गई तो क्या होगा कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा वो साइटोप्लाज्म से मिक्स नहीं हो सकता। और बीच में पोर है। पोर किस लिए है कि कुछ मटेरियल जो है वो हम बोल सकते हैं कि इधर से उधर चला जाए, मतलब जैसे प्रोटीन और आरएनए है जो वो एक्सचेंज हो सके विद द हेल्प ऑफ पोर। अब हम जो न्यूक्लियस है उसके स्ट्रक्चर को नेक्स्ट पेज पे आराम से डिटेल में देखते हैं कि हमने अभी तक कितना समझ लिया। अब मैं न्यूक्लियस ही बना रही हूँ खाली, मैं सेल नहीं बना रही। सबसे पहले तो हमने देखा कि एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो हमने डबल मेम्ब्रेन बना ली। और जो ये डबल मेम्ब्रेन है वो कुछ हम बोल सकते हैं कुछ पॉइंट पे ऐसे जॉइंट हो रही है, जिसकी वजह से बीच में हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, कुछ माइन्यूट पोर भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये बीच बीच में हमने क्या बना दिया? न्यूक्लियर पोर बना दिए। और ये जो मेम्ब्रेन है वो क्या करेगी? एक बैरियर का काम करेगी। अगर हम सेल बना दें इसके चारों ओर तो ये बैरियर का काम करेगी किसके बीच में? सेल और
हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस के बीच में, या फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में। तो ये बीच में जो फ्री स्पेस होगा इसे हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो पोर है इनकी वजह से क्या होगा, दोनों साइड में हम बोल सकते हैं कि जो एक्सचेंज हो सकता है किस किस का, आरएनए और प्रोटीन का। आरएनए एंड प्रोटीन क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर। तो ये न्यूक्लियर पोर हेल्प करेंगे आरएनए एंड प्रोटीन के एक्सचेंज में। और जो मेम्ब्रेन है वो एक बैरियर बनाएगी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में हमें देखने को क्या मिलता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में हमें एक तो देखने को मिलेगा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन मतलब डीएनए ही बोल सकते हैं, उसको भी हम समझेंगे क्या होता है क्रोमेटिन। ऐसे हमें कुछ स्ट्रक्चर्स या फाइबर्स देखने को मिलते हैं, धागे से देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम बोलेंगे क्रोमेटिन। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में ये क्या मिले हमें देखने को, क्रोमेटिन। ये है क्रोमेटिन। और एक हमें स्फेरिकल बॉडी भी देखने को मिलती है लाइक दिस, इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियस। सॉरी न्यूक्लियस से न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस दो वर्ड पढ़ लिए हमने, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस, कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोलस। और एक स्फेरिकल बॉडी होगी, ऐसे स्टेन्ड होगी डार्क, और ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगी। तो मतलब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें फ्रीली पड़ी होगी, ऐसे कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगी, तो इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। अब हम देखते हैं कि क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखो कि जब सेल डिवाइड करती है, मतलब डिवीजन ऑफ सेल जब होता है, डिवीजन ऑफ सेल, ये एक अलग से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, उसमें हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है डिवीजन ऑफ सेल कैसे होता है, माइटोसिस, मियोसिस, कौन कौन सी फेज होती है। अब हम थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे कैसे, जो हमें यहाँ पे हेल्प करेगा। जब डिवीजन ऑफ सेल होता है तो उसमें क्या होता है, दो फेज होती है, एक इंटरफेज एंड एक एम फेज। जो इंटरफेज होती है इसमें सेल डिवाइड नहीं करती, पर प्रिपेयर करती है खुद को डिवाइड करने के लिए। मतलब इसमें क्या करता है, प्रिपरेशन ऑफ, हम बोल सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन होता है, कि कैसे सेल डिवाइड करेगी उसका प्रिपरेशन होता है इसमें। मतलब जैसे आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम से पहले आप जो प्रिपेयर करते हो ना खुद को, तो वही फेज है इंटरफेज की। अभी एग्जाम हुआ नहीं है, मतलब सेल डिवाइड हुई नहीं है, हम खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन होता है कि हम सेल को डिवाइड कैसे करेंगे। अब इसमें क्या होता है, डीएनए डबल हो जाता है, प्रोटीन्स बनती है, तो वो हम पूरा उस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे सेल खुद को प्रिपेयर करता है डिवाइड करने के लिए। और एम फेज वो फेज है जिसमें सेल एक्चुअली में डिवाइड होगा, मतलब एक सेल से दो सेल बन जाएगी। तो इसमें हम बोल सकते हैं एक्चुअली डिवीजन अकर्स। मतलब इसमें क्या होगा कि सेल डिवाइड हो जाएगी और दो सेल बन जाएगी। तो जो इंटरफेज होती है उसमें जब हम मान लो कोई सेल है, अब वो डिवाइड नहीं कर रही है, अभी वो डिवीजन की तैयारी कर रही है, तो वो कौन सी फेज में होगी, इंटरफेज में होगी। उस सेल को जब मैंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और फिर मैंने देखने की कोशिश की कि मुझे इसमें न्यूक्लियस में मतलब क्रोमोसोम या फिर जो डीएनए वो किस फॉर्म में मिल रहा है, तो वो फेज है यहाँ पे। मान लो एक सेल है जो कौन सी फेज में, इंटरफेज में है, मतलब ये खुद को तैयार कर रही है कि मैं अब डिवाइड करूंगी। और ये इंटरफेस में थी और मैंने ये सेल ले ली और मुझे इसको स्टडी करना है, और मैंने इसको क्या किया, माइक्रोस्कोप के नीचे रख लिया। तो इंटरफेस में जब सेल है तो मैं देख रही हूँ कि मुझे इसमें क्रोमेटिन या क्रोमोसोम डीएनए किस फॉर्म में मिल रहे हैं। तो जब आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो ना, तो आपको दिखता है कि सेल के अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में क्या होगा, जो डीएनए होगा, न्यूक्लियस में क्या होगा, जो डीएनए होगा ना, वो अब यहाँ पे इसको मैं बाहर समझा रही हूँ कैसे दिखेगा, कि ऐसे धागों के रूप में दिखेगा हमें। कैसे कि ये एक हिस्टोन प्रोटीन होगी, एक होगी हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। और ये पैकेजिंग कैसी होती है, ये 12th क्लास का चैप्टर हम देखेंगे। हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड क्या होगा, डीएनए जो होगा वो ऐसे क्या हो जाएगा, लिपट जाएगा, ऐसे खुद को क्या करेगा, फोल्ड कर लेगा। फिर वापस एक ऐसे हिस्टोन प्रोटीन हो आएगी, फिर उसके अराउंड भी डीएनए खुद को क्या कर लेगा, ऐसे फोल्ड कर लेगा। तो ऐसे फोल्ड से हमें दिखेंगे डीएनए के। तो अब इसमें क्या हो गया, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलके हम बोल सकते हैं क्या बना रहा है, क्रोमेटिन बना रहा है, क्रोमेटिन बना रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया इंटरफेस की बात। बट जब मैं इसको देखूंगी एम फेज में, जब अब मेरे पास कोई सेल है, मुझे उसे स्टडी करना है, अब मुझे देखना है क्योंकि उसके न्यूक्लियस में डीएनए कैसे पड़ा हुआ है, क्रोमेटिन की फॉर्म में कैसे है। तो अब मैंने एम फेज की कोई सेल ली जिसने अपनी तैयारी तो पूरी कर ली, अब वो डिवाइड करने वाली है। तो जब एम फेज में मैं सेल को देखूंगी ना, तो उसमें क्या होगा कि ये मान लो सेल है, उसमें क्या ये न्यूक्लियस है, तो उसमें जो मुझे डीएनए है वो इस फॉर्म में मिलेगा, यानी कि क्रोमोसोम की फॉर्म में। जनरली आप देखोगे तो बुक्स में आपको डीएनए ऐसे ही दिखाया होता है कि क्रोमोसोम की फॉर्म में, क्रोमोसोम के अंदर हमें डीएनए ऐसे देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि हम जब क्रोमोसोम को एक्चुअली स्टडी करते हैं ना,
तो वो हमें एम फेज़ में ही हम ढंग से उनको स्टडी कर पाते हैं। इंटरफेज़ वाली फेज़ में हमें जो वो क्रोमोसोम है वो मतलब डिफ्रेंशिएट होके दिखाई नहीं देते, इतने बढ़िया से दिखाई नहीं देते जितने हमें एम फेज़ में दिखाई देते हैं। तो मोस्ट ऑफ द बुक्स में जो हम बोल सकते हैं क्रोमोसोम को दिखाया होता है ना, वो ऐसे क्रोमेटिन की फॉर्म में ना दिखा के इस फॉर्म में दिखाया होता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में। तो ये क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में हमें डिफरेंस समझना क्या होता है। और साथ में यहाँ पे हमें कुछ आरएनए भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है। हिस्टोन प्रोटीन के अलावा जो प्रोटीन होगी उसे हम क्या बोल देंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होगी, डीएनए और पहले हिस्टोन प्रोटीन तो हमने देख ली, वो तो मिलेगी, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। और उसके साथ में क्या हो जाएगा, कुछ आरएनए भी देखने को मिलेगा। आरएनए कैसे देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे एक हमें स्फेरिकल बॉडी देखने को मिलती है जिसे हमने बोला था न्यूक्लियोलस। क्या बोला था, न्यूक्लियोलस, जो हमें न्यूक्लियस में देखने को मिलती है। और ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, बट यहाँ पे क्या होता है, एक्टिवली आरएनए सिंथेसिस। आरएनए सिंथेसिस यानी राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। आरआरएनए की फुल फॉर्म बताई थी ना मैंने, आरआरएनए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंथेसिस होता है, मतलब न्यूक्लियोलस में आरआरएनए का बहुत ज़्यादा सिंथेसिस होता है। ये एक्टिवली साइट होती है आरआरएनए के सिंथेसिस के लिए। तो हमें यहाँ पे कुछ क्या देखने को मिलेगा, आरएनए भी मिल जाएगा यहाँ पे डीएनए के साथ देखने को। तो ये एक बेसिकली हम बोलते हैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर भी हमने देख ली कि क्रोमोसोम में हमें क्या देखने को मिलता है, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, साथ में हिस्टोन प्रोटीन होगी, साथ में नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होगी, और कुछ आरएनए भी होगा। तो ये थी एक बेसिकली हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की कैसे हमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। अब और इंटरफेज में हमें कैसे इसमें क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, क्रोमेटिन देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा वो भी हमने देख लिया, इंटरफेज में कैसा होगा और एम फेज में कैसा होगा। अब कुछ आप बातें ध्यान रख सकते हो कि जनरली क्या होता है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। जनरली इन वन सेल हैव वन न्यूक्लियस। मतलब एक सेल होगी तो उसमें एक ही न्यूक्लियस होगा, बट कुछ मतलब स्पेशल केस भी हो सकता है कि न्यूक्लियस हो ही ना। इसका एग्जांपल है, मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं है सेल में। इसका एग्जांपल है आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी। और एक आप और जा सकते हैं सीव ट्यूब सेल। अब भी क्या होता है देखो, जो ह्यूमन आरबीसी है, अगर मैं एक आरबीसी बनाऊं तो इसमें न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट होगा। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, मतलब न्यूक्लियस है ही नहीं सेल में। और ऐसे एक सीव ट्यूब है, ये हमें मिलेगी प्लांट में। सीव ट्यूब हमें देखने को मिलती है प्लांट में। जो सीव ट्यूब होती है उसमें भी क्या होता है, सीव ट्यूब सेल्स में भी, इसमें भी कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो ये पूछा जा सकता है, ये एनसीईआरटी में दिए हुए कि कुछ सेल्स ऐसी हैं जैसे ह्यूमन आरबीसी और सीव ट्यूब सेल्स जिसमें कि हमें न्यूक्लियस देखने को ही नहीं मिलता। इसका रीज़न पूछे तो आपसे ये हो सकता है कि आरबीसी जो होती है इसमें बहुत सारा हीमोग्लोबिन भरा होता है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना होता है। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, हीमोग्लोबिन। तो ये क्या करते हैं कि स्पेस बन जाए, इसलिए क्या करते हैं, न्यूक्लियस को ही बाहर फेंक देते हैं। और सीव ट्यूब सेल्स क्या करती है, वाटर को कंडक्ट करती है। सीव ट्यूब सेल्स किसको कंडक्ट करती हैं, वाटर को नहीं, सॉरी, उसको, फूड को। ये हम प्लांट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, प्लांट एनाटॉमी वाले चैप्टर में, कि जो सीव ट्यूब होगी, कंपेनियन सेल्स होगी, किसके पार्ट होते हैं, फ्लोएम के पार्ट होते हैं। फ्लोएम किसको कंडक्ट करता है, हम बोल सकते हैं कि किसका कंडक्शन में हेल्प करता है, फूड के कंडक्शन में हेल्प करता है। तो सीव ट्यूब किस में हेल्प करेगी, फूड के कंडक्शन में हेल्प करेगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फूड लेके जाना, तो ये क्या करती है, अपने न्यूक्लियस को ही, मतलब हम बोल सकते हैं कि बाहर निकाल देती है। कुछ इस टाइप आप सोच सकते हो, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि जनरली एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, कुछ सेल ऐसी भी है जिनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, और कुछ सेल ऐसी है जिसमें मोर देन वन न्यूक्लियस होगा। मतलब एक सेल है और उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं हमें, ठीक है। और इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, स्केलेटल मसल। ये हम पूरा स्केलेटल सिस्टम जो पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, स्केलेटल मसल्स की स्पेलिंग सही कर लेना, यहाँ नहीं आएगा, स्केलेटल मसल। उसमें क्या होगा कि हमें एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिल सकते हैं। तो ये जनरली हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर हो गई किसकी, न्यूक्लियस के। अब आगे देखते हैं। अब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बाद में हम आगे देखेंगे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम दिखता कैसे, कि जो ये स्ट्रक्चर बनाई थी ना मैंने, इस टाइप की क्रोमोसोम है, बट इसमें ये जो बीच में मैंने बनाई क्या है, ये दोनों क्या है। अब इसकी स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं। हमने अभी तक ये देखा कि जो डीएनए है वो हमें इंटरफेज में, और मैं बोल सकती हूँ एम फेज में, या फिर अदर सेल डिवीजन की जो फेज होती है उसमें कुछ डिफरेंट टाइप का देखने को मिलता है। इंटरफेज में हमें देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, और वही क्रोमेटिन कंडेंस होके, क्या होके, कंडेंस होके, मतलब बोल सकते हैं कंडेंस होना, मतलब एक दूसरे के पास, जैसे वाटर कंडेंस होके बर्फ नहीं बना लेता क्या, वैसे ही ये जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होके एक प्रॉपर शेप बना लेते हैं, जिसे हम बोल देते हैं क्रोमोसोम। मतलब कुछ नहीं है, ये एक ही चीज़ है, बट वो हमें डिफरेंट, हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट टाइप में देखने को मिल रही है।
वो क्रोमेटिन की फॉर्म में हो सकता है या फिर क्रोमोसोम की फॉर्म में हो सकता है उसमें डीएनए ही, कुछ हिस्टोन प्रोटीन है, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन है और कुछ हमें आरएनए देखने को मिलता है। बट जब क्रोमेटिन होगा तो वैसे फाइबर की फॉर्म में होगा, कंडेंस नहीं होगा पूरी तरह से, और जब वो क्रोमोसोम है तो वो कंडेंस होकर प्रॉपर एक शेप बना लेगा अपनी, कुछ इस टाइप से। तो अब हम देखेंगे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की, जो हमने प्रॉपर शेप देखी है ना क्रोमोसोम की, इसमें ये बीच में जो मैंने बनाया ये क्या है, ये दोनों जो इसकी आर्म्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम देखते हैं कैसा होता है क्रोमोसोम। सबसे पहले एक बात हमें ध्यान रखनी है, फैक्ट है और ये पूछा भी जा सकता है कि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होंगे। 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं इन ह्यूमन। और 46 में भी अगर मैं पेयर की फॉर्म में बोलूँ से तो 23 पेयर हो जाएगा। मतलब एक सेल है उसमें न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम, और कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ऐसे 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे इन ह्यूमन। और पेयर में बोले तो कितने आ जाएंगे, 23 पेयर। और इन क्रोमोसोम में अगर मैं एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाऊँ क्रोमोसोम का, ये मान लो क्या क्रोमोसोम हो गया, इस क्रोमोसोम में हमें क्या देखने को मिलेगा, डीएनए देखने को मिलेगा। ऐसा ही फिर दूसरा क्रोमोसोम होगा क्योंकि 46 है तो उसमें भी क्या होगा, डीएनए होगा। तो ह्यूमन में जो डीएनए होता है ना उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2.2 मीटर। मतलब इतना बड़ा डीएनए इन 46 क्रोमोसोम में देखने को मिलता है। ये 46 क्रोमोसोम होंगे ऐसे, और उनमें कितना मीटर डीएनए देखने को मिलेगा हमें, 2.2 मीटर डीएनए। ऐसे पैकेजिंग हो जाती है डीएनए की 46 क्रोमोसोम के अंदर। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर कैसी होती है। कुछ बुक्स में ना आपको डीएनए वो सॉरी क्रोमोसोम ऐसे देखने को मिल सकता है, और कहीं पे है ना आप ऐसे देखोगे कि तो इसको ऐसे भी बना देते हैं। अब है तो दोनों क्रोमोसोम ही, स्ट्रक्चर दोनों क्रोमोसोम की ही है। बट आपको कुछ डिफरेंट चीज़ देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पे ऊपर भी मैंने एक आर्म बनाई, नीचे भी मैंने एक आर्म बनाई, बट यहाँ पे मैंने 2 आर्म बना रखे ऊपर, 2 आर्म बना रखे नीचे। तो ये इसका क्या मतलब है। सबसे पहले तो ये जो बीच में आपको दिख रहा है हम इसे बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। दोनों में ही ये सेम ही होगा, इसमें भी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है ये और इसमें भी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। तो सबसे पहले हम इसे मार्क करें तो इसे हम बोल देंगे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब जहाँ कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब होता है कोई चीज़ यहाँ से, मतलब हम बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया खुद को, ठीक है। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन ये बीच में है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है इसको हम एक स्पेशल नाम भी देते हैं, इसे हम बोलेंगे क्या, सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। तो इसको हम बोल सकते हैं सेंट्रोमियर। और इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ही दोनों साइड हमें कुछ ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जो दो होगी। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो एक है बट इसके दोनों साइड हमें एक ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। इनको हम बोलेंगे काइनेटोकोर। दो नाम याद रखने, एक तो सेंट्रोमियर और एक काइनेटोकोर। और दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हमने देख लिया, काइनेटोकोर। डिफरेंस यही है कि जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है उसको तो हमने सेंट्रोमियर बोला है, और सेंट्रोमियर के दोनों साइड में हमें कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। वो जो काइनेटोकोर कितने होंगे, नंबर में 2 होंगे, पर सेंट्रोमियर नंबर में कितने, एक ही है। तो अब तो मतलब हमने काइनेटोकोर को समझ लिया और सेंट्रोमियर को समझ लिया। और अब ये ऊपर वाली जो आर्म होगी इसे तो बोलेंगे और नीचे वाली को बोलेंगे क्यू। तो ऐसे भी ये भी पी आर्म हो जाएगी, ये भी पी और ये भी क्यू और ये भी क्यू। अब पी क्यू क्यों बोला मैम, हमने इसे आर एस क्यों नहीं बोला, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपके माइंड में आए। बट यही है कि नॉर्मली जब हम अच्छी बुक्स देखते हैं ना तो इनमें इनको पी क्यू से ही प्रेफर किया जाता है। और एक बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हुए तो वहाँ पे भी इन आर्म्स को पी और क्यू ही बोला गया था। ऊपर वाली को जनरली पी बोलते हैं और नीचे वाली को जनरली क्यू बोलते हैं। तो हमें भी बस ये ध्यान में रखना है कि ऊपर वाली आर्म को हमने पी बोल दिया और नीचे वाली आर्म को हमने क्यू बोल दिया। अब हम देखते हैं डिफरेंस क्या है मैम इनमें। एक में तो आपने एक ही पी आर्म बनाई थी और एक क्यू आर्म बनाई थी, और एक क्रोमोसोम आपने इससे बनाया जिसमें 2 पी आर्म है और 2 क्यू आर्म है। तो इनमें डिफरेंस कुछ नहीं है। मतलब कि ये जो क्रोमोसोम होगा ना ये क्या करेगा, जब डिवाइड होगा तो ये क्या करेगा, अपने आप का जो डीएनए है इसमें क्या होगा, डीएनए होगा, डीएनए खुद को क्या करेगा, डबल कर लेगा, डबल डीएनए। मतलब इसमें जो डीएनए है, मान लो ये हम आगे चैप्टर में देखेंगे, 10th चैप्टर में, इसमें डीएनए अगर मैं इसको बोलती हूँ 2C है तो इसमें डीएनए कितना हो जाएगा, 4C। बट क्रोमोसोम ये भी एक ही है और ये भी एक ही क्रोमोसोम है। अब आप बोलोगे मैम आप ये क्या बोल रही हो कि क्रोमोसोम एक ही है पर डीएनए, मतलब क्रोमोसोम एक है बट आर्म तो आपने अलग अलग बना रखी है ना। तो अब इसको समझो, जब भी हम क्रोमोसोम को काउंट करते हैं तो वो हम काउंट करते हैं सेंट्रोमियर को। जितने सेंट्रोमियर होंगे
यानी जितने प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होंगे उतने ही क्रोमोसोम होंगे। तो जब मैंने ये क्रोमोसोम बनाया तो इसमें मैंने एक ही कॉन्स्ट्रिक्शन बनाया प्राइमरी, और उस पर एक आर्म ऊपर लगा दिया, एक आर्म नीचे। और जब मैंने ये क्रोमोसोम बनाया तो इसमें भी मैंने एक ही प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बनाया है सेंट्रोमीर, उससे ही दोनों आर्म अटैच है। ऊपर भी दोनों आर्म एक सेंट्रोमीर से अटैच है और यहाँ पे एक आर्म एक सेंट्रोमीर से अटैच है। तो अगर मैं यहाँ पे सेंट्रोमीर काउंट करूँ तो यहाँ पे भी एक सेंट्रोमीर है और यहाँ पे भी एक सेंट्रोमीर है। तो हम क्रोमोसोम को कैसे काउंट करते हैं, आर्म्स को गिन के नहीं, सेंट्रोमीर को गिन के। सेंट्रोमीर जब दोनों में एक है तो हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम भी क्या है, क्रोमोसोम भी वन ही है। बट इसने खुद को डबल क्यों किया वो हम आगे समझेंगे, क्योंकि जब ये सेल डिवाइड करेगा तो एक सेल से दो सेल बनेंगे। तो अब इसमें 46 क्रोमोसोम है और 2.2 मीटर डीएनए है, तो इसको भी 2.2 मीटर डीएनए मिलना चाहिए और इसको भी 2.2, और इसको भी 46 क्रोमोसोम मिलने चाहिए, इसको भी 46, तभी तो बैलेंस हो पाएगी ना। अब ऐसे थोड़ा है कि मान लो एक सेल है उसने डिवाइड किया 46 से, उसने डबल किया नहीं खुद का डीएनए, और आगे वाली जो डॉटर सेल बनी उसे 23 दे दिया। तो ऐसे तो जब ये आगे डिवाइड करते ऐसे ऐसे क्या होगा कि क्रोमोसोम कम होते चले जाएंगे और डीएनए भी कम होता चला जाएगा। तो कोई भी स्पीशीज सर्वाइव थोड़ा ना कर पाएगी। हमें अपने आप को स्टेबल रखना है, तो हमें मतलब अपना जो हम बोल सकते हैं कि मतलब बोल सकते हैं हमारा जो अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तब भी वेरिएशंस नहीं आ पाएंगी और हम बोल सकते हैं कि हम स्टेबल रह पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे अपने आप को नेचर में। तो इसलिए ये मतलब कितनी अच्छी बात है ना कि मतलब नेचर ने भी ऐसा सोचा हुआ है कि पहले अगर मुझे 2 सेल बनानी है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, खुद को डीएनए को डबल करना पड़ेगा। आप इससे ऐसे भी समझो कि मान लो दादाजी हैं और उनके 2 बेटे हैं, तो वो भी ये सोचेंगे ना कि मेरे पास 2 घर हो और एक घर मैं एक बेटे को दे दूँ, दूसरे को भी एक घर दे दूँ। ये अगर मान लो एक ही घर हुआ तो या फिर लड़ाई हो सकती है, फिर वो सर्वाइव कैसे करेंगे। तो इस टाइप का कुछ होता है कि डीएनए खुद को क्या कर लेता है, डबल कर देता है कि जब वो आगे डिवाइड हो तो क्या हो कि दोनों में बराबर बराबर डीएनए चला जाए, बराबर बराबर क्रोमोसोम चले जाए और कोई भी मतलब बोल सकते हैं इम्बैलेंस ना हो। तो इसलिए क्या होता है कि ये खुद डीएनए डबल कर लेता है जब सेल डिवाइड करते हैं, है एक ही क्रोमोसोम। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने एग्जांपल पे से भी समझाने की कोशिश की कि कैसे होता है। और हमने इसकी स्ट्रक्चर देख ली कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को सेंट्रोमीर बोलेंगे और डिस्क लाइक जो स्ट्रक्चर होगी दोनों साइड उसे बोलेंगे काइनेटोकोर। अब इन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमीर, मतलब सेंट्रोमीर की पोजीशन के बेस पे, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमीर, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमीर, सेंट्रोमीर जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो 4 टाइप के होते हैं। मेटासेंट्रिक कैसे होते, डायग्राम से समझेंगे, एक बार नाम देखो, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, एंड टीलोसेंट्रिक। अब देखो कैसे होता है। मेटासेंट्रिक का मतलब है कि जो क्रोमोसोम है मैंने इसे बनाया तो उसमें दोनों आर्म जो है बराबर साइज की हो और ये जो सेंट्रोमीर बिल्कुल बीच में हो, ये हो गया मेटासेंट्रिक। और सब मेटासेंट्रिक का मतलब होता है कि एक आर्म तो थोड़ी छोटी होगी और इस जो सेंट्रोमीर थोड़ा सा ऊपर खिसक जाएगा और जो क्यू आर्म है वो बड़ी हो जाएगी। तो ये हो गया सब मेटासेंट्रिक, मतलब सेंट्रोमीर की पोजीशन चेंज हो रही है। एक बार तो दोनों के बीच में थी, मतलब ये दोनों इक्वल थी, पी और क्यू क्या थे, इक्वल थे। अब क्या हो गया कि पी और क्यू में से अनइक्वल हो गए, इक्वल नहीं रहे, क्योंकि ये पोजीशन पहले मेटासेंट्रिक थी बीच में थी, अब सब मेटासेंट्रिक होगी। तो अब इसमें क्यू क्या हो गया, बड़ा हो गया पी से। और अगर मैं देखूँ कि एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि जो पी आर्म होती है वो और छोटी हो जाती है इन द कंपैरिजन ऑफ क्यू, और क्यू आर्म और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ये पी है ये क्यू है, तो क्यू क्या हो गया, और बड़ा हो गया एक्रोसेंट्रिक में। और टीलोसेंट्रिक में तो क्या होता है कि क्यू मतलब बिल्कुल छोटा, मतलब एकदम जो सेंट्रोमीर है ना वो एकदम हम बोल सकते हैं कि टॉप पे पहुंच जाता है, और क्यू आर्म ही बड़ी हो जाती है, पी आर्म तो मतलब हम बोल सकते हैं कि नेग्लेजिबल ही हो जाती है। तो ये हो गया टीलोसेंट्रिक। तो जो सेंट्रोमीर है उसकी पोजीशन के बेस पे मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक जो होते हैं वो हम बोल सकते हैं कि टाइप्स होते हैं क्रोमोसोम के। तो ये डायग्राम भी आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हम देखेंगे। उसके बाद में आ जाएगा एक वर्ड और दिया हुआ, जैसे हमने पढ़ा था ना प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसे ही एनसीईआरटी में एक और दिया हुआ है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो अब हम देख लेते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, छोटी सी है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, देखो क्या होता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कि ये एक सेल है, सॉरी सेल का क्रोमोसोम है, तो उसमें क्या बनाया था, ऐसे मैंने प्राइम क्रोमोसोम बनाया था और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बनाया था। ऐसे ही क्या होता है कि यहाँ पे बेस पे ऐसे ही अगर मैं इसको बनाऊँ तो ऐसे करके एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है।
मतलब यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा गया, इसे हम बोल देंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब ये क्या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। और इसके जो ये ऊपर वाले टॉप बच जाएंगे ना, टॉप पार्ट, उसको हम बोल देंगे टीलोमियर, टीलोमियर। और उसके बाद में ये जो फ्रेगमेंट होगा छोटा सा, इसे हम बोल देंगे सैटेलाइट। क्या बोल देंगे? सैटेलाइट। बस ये सभी क्रोमोसोम में देखने को नहीं मिलता, फ्यू क्रोमोसोम में हो सकता है कि फ्यू क्रोमोसोम में क्या होता है कि ऐसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और देखने को मिले, जो उसका टॉप वाला पार्ट वो एकदम साइड में, उसे तो हम बोल देंगे टीलोमियर, और ये जो फ्रेगमेंट बन जाएगा दूसरा, उसे हम बोल देंगे सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए भी बोल देते हैं कहीं पे। तो ये होता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो न्यूक्लियस और क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, हमने जो मेन मेन बातें थी वो सारी देख ली। अब इसको एनसीईआरटी से रीड करते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। देखो सबसे पहले डायग्राम भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, न्यूक्लियस। अगर हम डायग्राम में देखें तो सबसे पहले देखो कि बीच पे तो यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म को दिखाया हुआ है, ये जो है ये पूरा न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, मतलब तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मार्क कर दिया इन्होंने। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में क्या होंगे? पोर होंगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बनाए हुए बीच बीच में पोर, जो हमें डायरेक्ट मतलब दिख नहीं रहे, तो ये क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियर पोर हो जाएंगे। बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद में जो बीच में फ्लूइड भरा होगा उसे उन्होंने बोल दिया न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये एक डाई मतलब एक स्टेन स्ट्रक्चर दिखाई है स्फेरिकल, उसे हम बोल दिया न्यूक्लियोलस। और ये न्यूक्लियोप्लाज्म में ही है, मतलब ऐसे नहीं कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और ये डार्क स्टेन स्ट्रक्चर है जिसे बोल दिया न्यूक्लियोलस। अब रीड करते हैं एनसीईआरटी से क्या लिखा हुआ है। न्यूक्लियस as a cell organelle was first discovered by Robert Brown as early 1831। मतलब सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया न्यूक्लियस को? रॉबर्ट ब्राउन ने। और कब किया? 1831 में। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाई was given the name chromatin by Fleming। फिर उसके अंदर जो मटेरियल था जो स्टेन हो रहा था बेसिक डाई से, उसको नाम किसने दिया? क्रोमेटिन ने नाम दिया। द इंटरफेस न्यूक्लियस, इंटरफेस न्यूक्लियस कौन सा होगा? न्यूक्लियस ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग। मतलब इंटरफेस न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस होगा जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है, मतलब डिवाइड नहीं कर रही सेल, सेल डिवाइड करने की तैयारियां कर रही है कि अब वो आगे डिवाइड करेगी। तो उस फेज में जब हमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा तो उसमें क्या होगा? एज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलोबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। तो जो न्यूक्लियोप्रोटीन के फाइबर्स देखने को मिलेंगे हमें ऐसे, उसे हम क्या बोल देंगे? क्रोमेटिन बोल देंगे। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कोल्ड न्यूक्लियोलाई। मतलब क्या बोल देंगे उसे? न्यूक्लियोलाई बोल देंगे। और सिंगुलर में क्या बोल देंगे? न्यूक्लियोलस बोल देंगे। जो स्फेरिकल बॉडी देखने को मिलेगी हमें न्यूक्लियोप्लाज्म में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवलप विच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन विद अ स्पेस बिटवीन ऑल द पेरीन्यूक्लियर स्पेस। जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे न्यूक्लियस को देखा तो हमने क्या देखा कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब दो मेम्ब्रेन हैं, जो दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे के पैरेलल हैं। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसे हमने क्या बोला? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड, किसके बीच में बैरियर बना रहा है? इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। मतलब यहाँ पे अगर साइटोप्लाज्म होगा और यहाँ पे न्यूक्लियस होगा तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इन दोनों के बीच में क्या बनाएगी? एक बैरियर बनाएगी। The outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bears ribosome on it। हाँ, ये तो हमने पहले भी देखा था जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ा था। डायग्राम भी देखा था हमने एनसीईआरटी में कि जो न्यूक्लियस होता है, इसकी मान लो ये आउटर मेम्ब्रेन है, तो ये किससे आगे कंटिन्यू करेगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उस पर क्या प्रेजेंट होंगे? राइबोसोम। और तो कुछ राइबोसोम हमें इस बाहर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी देखने को मिल सकते हैं। ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, ठीक है। At a number of places, the nuclear envelope is interrupted by a minute pores, which are formed by the fusion of its two membrane। जो माइन्यूट पोर है वो कैसे बनेंगे? जब फ्यूज हो जाएगी दोनों मेम्ब्रेन तो माइन्यूट पोर बनेंगे। These nuclear poles are the passages through which movement of RNA and protein molecules take place in both direction between the nucleus and the cytoplasm। मतलब ये किस में हेल्प करेंगे? माइन्यूट पोर जो है वो हेल्प करेंगे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में आरएनए और प्रोटीन के पासेस के लिए, ठीक है। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। जनरली क्या होता है? वन न्यूक्लियस होता है एक सेल में। वेरिएशंस इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियस आर फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड, बट वेरिएशन भी ऑब्जर्व की जा सकते हैं। कैन यू रिकॉल नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म
that have more than one nucleus per cell. Some mature cells even lack nucleus. Example, erythrocyte of mammals. अब erythrocyte देख के कहीं दिमाग में ये तो नहीं आ रहा मैम erythrocyte क्या है? erythrocyte आरबीसी को ही बोलते हैं। ह्यूमन की जो आरबीसी यानी मैमल्स की जो आरबीसी है उसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होगा, और किसमें होगा, सीव ट्यूब सेल्स और वेस्कुलर प्लांट्स। और जो सीव ट्यूब सेल्स है वेस्कुलर प्लांट की उनमें भी क्या होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। वुड यू कंसिडर दीज सेल्स आर लिविंग? अब आपसे पूछा गया क्या भाई इसका आंसर दो कि क्या अब ये लिविंग है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हो अगर आपको पता है ये लिविंग है या नहीं। आगे देखो, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म बोल दो चाहे वो न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोल दो, किसको कंटेन्स करेगा, एक तो स्फेरिकल बॉडी जिसे न्यूक्लियस बोला था, सो न्यूक्लियोलस बोला था, और कुछ ऐसे फाइबर्स जिनको क्या बोला था, क्रोमेटिन। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. The content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm. It is not a membrane bound structure. ये हमने हमारी पहले भी बात हो चुकी कि कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता, ऐसे ही बस न्यूक्लियोप्लाज्म में पड़ा रहता है ये। इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिवली राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। किसकी साइट एक्टिवली, आरएनए के सिंथेसिस की। ठीक है, लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब जिन सेल में प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है उनमें हमें ज़्यादा न्यूक्लियोलस देखने को मिलेंगे। न्यूक्लियोलस क्यों ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवली क्या हो रहा है, आरएनए सिंथेसिस हो रहा है। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं, इसमें हमें किसके स्ट्रक्चर को दिखाया हुआ है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को, जो हमने अभी देखी थी। सबसे पहले तो डायग्राम देख लो कि सब डायग्राम में क्या दिखा हुआ है कि यहाँ पे एक सेंट्रोमीर दिखाया हुआ है, मतलब सेंट्रोमीर को बेसिकली दिखाया नहीं, दोनों साइड एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है ग्रीन ग्रीन में, ये क्या कोरे दिखाया हुआ है, इसमें लिखा क्रोमोसोम विद काइनेटोकोर, मतलब क्रोमोसोम है जिसमें काइनेटोकोर को शो किया हुआ है। अगर हम पढ़े इस चैप्टर इस पेज को आगे तो क्या लिखा हुआ है, You may recall that the interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fibers called chromatin. ये हमने पहले भी देखा है कि मतलब मैं बोल सकते हैं कि डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, वो इनडिस्टिंक्ट होंगे, मतलब हमें प्रॉपर शेप नज़र नहीं आ रही होगी क्रोमोसोम की, फाइबर्स के फॉर्म में होंगे। इंटरफेस की जब इंटरफेस में होगी सेल तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन बोलेंगे। फिर उसके आगे, बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल्स शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब जब डिफरेंट फेज में देखेंगे तो हमें क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन। हमें नेचर ध्यान रखना है, हिस्टोन प्रोटीन का नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा, ये पूछा जा सकता है। एंड सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड ऑल्सो आरएनए। सिंगल ह्यूमन सेल्स हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग, यहाँ पे 2 मीटर लिखा हुआ है, बट एक चैप्टर में आप और देखोगे ना वहाँ पे 2.2 मीटर लिखा हुआ है, तो एग्जैक्ट पूछे तो 2.2 मीटर और अप्रोक्सीमेट पूछे तो हम बोल सकते हैं 2 मीटर। थ्रेड होगा किसका, डीएनए का, और वो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, 46 क्रोमोसोम में, क्योंकि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। यू विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इन क्लास 12th। मतलब कैसे होती है मैंने बताया था वैसे तो आपको, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसके चारों क्या लिपट जाता है डीएनए, बट ये हिस्टोन प्रोटीन भी डिफरेंट टाइप की होती है, 8 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलती है। 4 टाइप की स्टोन प्रोटीन होती है, सॉरी 8 टाइप की नहीं होती, 4 टाइप की होती है, बट वो ऐसे मतलब हर 4 टाइप के तो उनके 2-2 मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो टोटल हो कितनी जाती है, 8 हो जाती है। वो हम देखेंगे आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट पैकेजिंग पढ़ेंगे ना टॉपिक, उसमें हम देखेंगे कि 4 टाइप की डिफरेंट होती है, जो H1 H2A H2B ऐसे करके। आगे देखते हैं, every chromosome visibly only in dividing cells essentially has a primary constriction or the centromere on the side of which disc shaped structure called kinetochore are present। मतलब जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है उसको क्या बोला, सेंट्रोमियर, और जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है सेंट्रोमियर पे उसे क्या बोला, काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर होल्ड्स 2 क्रोमेटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर क्या करेगा, होल्ड्स करेगा क्रोमेटिड्स को। आगे, बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। मतलब दोनों में क्या होगी, इक्वल आर्म होगी। उसके बाद द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू 1 शॉर्टर आर्म एंड 1 लॉन्गर आर्म। अब बीच में है तो मेटासेंट्रिक, और अगर थोड़ा सा आगे पीछे खिसक गया तो सब मेटासेंट्रिक। और एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड, फिर उसमें तो कहते हैं एंड की तरफ ही चला जाता है। एक आर्म बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, एक्सट्रीमली शॉर्ट, और दूसरी क्या होती है, लॉन्ग हो जाती है। और टीरोसेंट्रिक में तो कहते हैं एकदम
टीलोसेंट्रिक में क्या होती है, सेंट्रोमियर की पोजीशन एकदम टर्मिनल पे होती है। ये एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिए हुए, हम देखते हैं एनसीईआरटी में डायग्राम कैसे समझे। ये देखो, सबसे पहले तो बीच में सबसे पहले तो देखो बीच में ही कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाया हुआ है, उसे बोला प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और उसे हम क्या बोल देंगे, सेंट्रोमियर बोल देंगे। तो इस सभी में क्या दिखा है, सेंट्रोमियर दिखाया हुआ है। फिर इस वाले क्रोमोसोम में हमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी दिखाया हुआ है, और जो ऊपर वाला फ्रेगमेंट बच गया उसे हमने क्या बोल दिया, सैटेलाइट बोल दिया। उसके बाद में ये जो कंडीशन है वो मेटासेंट्रिक की है, कि जिसमें मिडल में है सेंट्रोमियर। फिर क्या आ जाएगा, सब मेटासेंट्रिक, जिसमें क्या हो गया, एक आर्म छोटी होगी एक आर्म बड़ी हो गई। उसके बाद में एक्रोसेंट्रिक में क्या हो गया, एक आर्म तो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, एक आर्म बहुत ज़्यादा छोटी होगी। और टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, अराउंड टर्मिनल पे होते हैं, बट इसमें एक छोटी सी आर्म को भी दिखाया हुआ है इसमें। और बट ऊपर लिखा हुआ है कि जब क्या होता है एकदम टर्मिनल पे लोकेटेड होता है, टर्मिनल सेंट्रोमियर। तो अगर एनसीईआरटी का डायग्राम आ जाए तो आप इसको टीलोसेंट्रिक मार्क करके आओगे, क्योंकि इसमें छोटी सी शॉर्ट आर्म को इसमें दिखाया हुआ है, एकदम टर्मिनल पे दिखाया नहीं हुआ है। बट जब हम एनसीईआरटी को रीड करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि जो सेंट्रोमियर होगा वो एकदम टर्मिनल पे होगा। अब देखो आगे छोटा सा पैराग्राफ बच गया। Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constriction at a constant location। मतलब कुछ में मिलेगा, सब में नहीं होगा, और ये नॉन स्टेनिंग होता है, मतलब इसको स्टेन नहीं कर सकते हम। तो जो स्टेन मतलब ये स्टेन नहीं होगा, और कुछ क्रोमोसोम में मिलेगा क्या, एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और ये क्या होगा, दिस गिव्स अ पेयर ऑफ ए स्मॉल फ्रैगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट। फिर वो जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है उसके ऊपर जो स्मॉल फ्रैगमेंट मिल रहा है डीएनए का, उसे हमने क्या बोल दिया, सैटेलाइट बोल दिया। उसके बाद में एक माइक्रोबॉडीज करके 2 लाइनें और लिखी हुई हैं। Many membrane-bound minute vesicles called the microbodies that contain various enzymes are present in both plant and animal cells। अब ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि माइक्रोबॉडीज किस में प्रेजेंट होगी, तो ये बोथ होगी, मतलब प्लांट में भी और एनिमल में भी होगी। और कैसी स्ट्रक्चर होगी, मेम्ब्रेन बाउंड होगी, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होंगे ये छोटे छोटे। और हमें क्या मिलेंगे, इनमें हमें क्या देखने को मिलेंगे, वेरियस एंजाइम देखने को मिलेंगे, और ये प्लांट में भी हो सकते हैं और एनिमल्स में भी हो सकते हैं। तो आज जो है हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। जो हमने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की थी उसका हमने फर्स्ट चैप्टर, मतलब फर्स्ट चैप्टर नहीं है ये, बट हमने इसको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे, कि हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पीछे यही रीज़न था कि ये चैप्टर है वो सभी चैप्टर का बेसिक है। जब तक हम सेल को नहीं जानेंगे तो हम सेल के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, सेल कैसे मिलके टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू कैसे मिलके ऑर्गन बना रहे हैं, फिर हम जब पढ़ेंगे एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो हमें वहाँ पे समझ में नहीं आएगा कुछ। तो सबसे पहले हमें सेल को जानना जरूरी था, वो हमने देख लिया। अब ये चैप्टर थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है इसकी। हमने एनसीईआरटी को भी लाइन टू लाइन पढ़ा है। मैंने कोशिश की कि मैं एनसीईआरटी का हर लाइन हर वर्ड आपको क्लियर कर पाऊँ कि कहाँ पे क्या चीज़ दी हुई है और हमें कैसे एनसीईआरटी को रीड करना है। और अब इसका एक समरी बचता है, वो आप खुद से रीड करोगे, क्योंकि समरी में ऐसा कुछ नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा। मतलब समरी क्या होता है कि जो चैप्टर में लिखा होता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखे होते हैं। तो हमने कंप्लीट चैप्टर पढ़ लिया, अब समरी आप खुद से पढ़ोगे। और जो मेन बात रहती है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, क्योंकि अगर हम केवीएस एनवीएस जैसे एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम को, तो उनमें क्या होगा, बेसिकली एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो थ्योरी के साथ साथ हमारे एमसीक्यूज भी प्रिपेयर होने चाहिए। मतलब क्वेश्चन कैसे लैंग्वेज में आ सकता है, क्वेश्चन मतलब कैसे लैंग्वेज को एग्जामिनर ट्विस्ट करके क्वेश्चन को हार्ड बना सकता है, और कैसे ही वो क्वेश्चन ईजी हो सकते हैं। मतलब अगर एग्जामिनर चाहे तो एक हार्ड क्वेश्चन को इजी भी कर सकता है और इजी को हार्ड भी। कैसे ऑप्शन को ट्विस्ट कर सकते हैं हम, और कैसे ऑप्शन अगर हमें नहीं आते, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, तो कैसे हम अपने दिमाग से मतलब कुछ बोल सकते हैं कि एक कॉमन सेंस से भी हम बोल सकते हैं कि हम अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेके आएंगे एक आपके लिए इसके क्वेश्चन अराउंड, मैं कोशिश करूँगी 70 to 80 क्वेश्चन इस चैप्टर के, मतलब मैं लेके आऊँ आपके लिए, जो हम एनसीईआरटी बेस ही होंगे और जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। और इस चैप्टर से अराउंड आप मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मतलब एक एक दो दो क्वेश्चन करके ही हम पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे ना। तो हमें किसी को छोड़ना नहीं है, कोई भी चैप्टर को और कोई भी टॉपिक को। ऐसे ही मैं आपके लिए आगे आपके लिए बहुत सारी मतलब चैप्टर्स लेके आऊँगी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, क्योंकि अगर आपका साथ मिलेगा तभी आगे बढ़ पाएगी ये जर्नी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।